अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक, कहाँ रहते हो? मैं भोपाल में रहता हूँ, करमवीर नगर के पास सचिदानंद नगर में। ओके, तुम्हारी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव अरेंज दोनों थी। कोर्ट मैरिज करी थी। उस टाइम पे घर वाले उनके राज़ी नहीं थे, सामने वाले जो थे। उसके बाद में फिर हमने गायत्री मंदिर में सबकी सहमति से फिर गायत्री मंदिर में शादी करी। लड़की के परिवार वाले भी आए थे? सब आए थे। सब आए थे। ओके। उसके बाद अभी बच्चे हैं तुम्हारे? मेरी एक बच्ची अभी 1.5 साल की हो चुकी है। 1.5 साल की बेटी है। 2023 चल रहा है, 20 में शादी हुई थी तुम्हारी। अब अपनी स्टोरी बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ है। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरी शादी सब कुछ अच्छा चल रहा था नॉर्मल, जैसे कभी मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते थे, बाकी सब कुछ अच्छा था। रिसेंटली पिछले साल की बात है, 20 नवंबर 2022, मैं अपने वर्किंग पे गया हुआ था। मेरे पिताजी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। मेरी मम्मी और मेरा छोटा वाला भाई जो मेरे साथ में रहते हैं वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए थे, क्योंकि मेरी नाना की तबीयत ख़राब थी। सुबह सुबह का वक्त था, आई थिंक 11 बजे मैं सोकर उठा। वाइफ ने नाश्ता वगैरह दिया मुझे, और फिर मैं करने के बाद नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम पे निकल गया। उस टाइम ऐसा था, उस दिन का 20 नवंबर 2022, वो दिन संडे का दिन था। तो उसका कुछ प्लान था अपने, मतलब उनके मायके की तरफ से, तो वहाँ जाने का था। तो मुझसे बोला गया था कि मैं चली जाऊँगी, तो जिसके मैं घर पे नहीं आया था दोपहर में खाना खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाना, और जो सभी हो मेरे लिए भी पैक करा के ले आना। हमारी इतनी सी बात हुई और मैं निकल गया अपने काम पे। मेरे पास 1 बजे समथिंग मेरी वाइफ का कॉल आया कि घर पे कोई पार्सल वाला आया हुआ है, तो पैसे वगैरह के लिए बोल रही थी। तो मैंने कहा पैसे आप एक काम करिए, आप ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि मेरा नंबर वगैरह सब कुछ वही चलाती थी। कुछ इशू आ रहे होंगे जिस कारण नहीं हो पाया पेमेंट। तो मैंने चलो कोई नहीं, उनको आप कल का बोल दो, मैं कल उनको बोल आ जाएंगे डिलीवरी वाले, कल अपन उनका पार्सल ले लेंगे जो भी है। इतनी सी बात हुई मेरी, उसके बाद कोई बात नहीं। अब मुझे दोपहर में खाना खाने जाना नहीं था, इसलिए मैं गया भी नहीं। इनकी मम्मी का मेरे पास फ़ोन आया 3:30 बजे समथिंग, कि ये बात जो थी, फ़ोन पार्सल वाली जो बात है वो 1 बजे की बात है। इनकी मम्मी का 3:30 बजे 3 बजे समथिंग मेरे पास फ़ोन आया कि निधि फ़ोन नहीं उठा रही है। मेरी वाइफ का नाम निधि है, तो वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो मैंने कहा हो सकता है कि बच्ची थी, उस टाइम मेरी बच्ची थी 5 महीने की। तो मैंने कहा हो सकता है बच्ची रात भर सोने नहीं देती है, हो सकता है आँख लग गई हो, सो गई हो, मोबाइल साइलेंट में हो। मैंने कहा मेरा जो साले साहब हैं, वो जाने वाले थे। मैंने कहा उनको बोल दो घर जाके उनको लेके आ जाएंगे, जो भी आप लोगों का प्रोग्राम था घूमने का, जो भी चीज़ थी। उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जब वो गए वहाँ पे मेरे घर पे, तो उन्होंने देखा कि वो करंट लग गया उनको, वाइफ को का। अब मुझे फ़ोन लगाया कि कहाँ पर हो, बत्रा हॉस्पिटल जल्दी से आ जाओ, और ऐसा कुछ हो गया तो फिर सोच लेना। वो सब जो गुस्से में जो भी होता है, जो भी बोल सकते थे बोला। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम पहुँचे हॉस्पिटल में देखा तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करिए, आप हमीदिया लेके जाइए। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ उनके साथ में अपनी वाइफ को लेके, तो मुझे बैठने नहीं दे रहे थे पहले। फिर जैसे तैसे करके लेके गए हम लोग। कहाँ? हमीदिया जा रहे थे। तो हमीदिया जाने से पहले बीच में एक रोशन हॉस्पिटल पड़ता है। तो एक और साले साहब है मेरे, उन्होंने बोले एक काम करो, इतनी दूर ले जाना सही नहीं है, आप यहाँ पे भी एक बार चेक करा लो। जब वहाँ पे चेक कराया तो डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा आँखें देखी तो आँखें चढ़ी हुई है, बॉडी ठंडी पड़ी हुई है। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता। अब उस टाइम मेरे घर पे कोई था नहीं। मेरी जो बच्ची थी छोटी सी, वो मेरे घर पे थी। मेरे घर के मतलब जब वो लोग निकल रहे थे हॉस्पिटल के लिए, तो मेरे पड़ोस में एक आंटी है, उनको बच्ची दे दी थी, मतलब उन्होंने ही ले ली थी कि कहाँ ऐसी हालत में लेके जाओगे आप बच्ची हमें दे दो। तो आंटी ने ले ली थी, पड़ोस वाली ने। अब मेरी बच्ची को ये उस टाइम से जब लेके गए हैं, तो मैं अभी तक अपनी बच्ची से नहीं मिल पाया, ना देख पा रहा हूँ, ना कुछ कर। अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैसेज करता हूँ मैसेज सीन नहीं करते हैं, सीन कर लेते हैं तो रिप्लाई नहीं करते हैं। इस तरीके से मुझे बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ। 1 साल हो गया बेटी से नहीं मिले? बेटी से मैं अभी तक सिर्फ एक बार मिला था, वो भी आंगनवाड़ी का कार्ड था, टीका लगना था उसको, तो वो देने गया था कार्ड। उस टाइम पे अच्छे से बात करी, उसके बाद कोई संपर्क नहीं। अभी परसों के दिन तो नहीं बोलूँगा, 15 तारीख मतलब पिछले महीने की मैं
मेरे पास कॉल आया था आंगनबाड़ी से कि आपकी बच्ची को टीका लगना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको। तो मैंने मैसेज किया सासू माँ को, सासू माँ ने शायद ब्लॉक करके रखा हुआ है। साले साहब को मैसेज किया तो साले साहब ने मेरा फ़ोन उठाया ना, रिप्लाई किया, मैसेज सीन कर लिया था। अब उसका मुझे पता भी नहीं है कि ये बच्ची को टीका लगा कि नहीं लगा, कि क्या क्या कहानी नहीं है। कितना टाइम हो गया है? 1 साल हो गया 1 साल हो गया। वाइफ को शांत हुआ है। इस 1 साल में तुमने क्या क्या प्रयास किए बेटी से मिलने के? बेटी से मिलने के लिए मैंने पहले मेरे पिताजी जाते थे, हर संडे टू संडे जाया करते थे। फिर मेरे पिताजी से कुछ ऐसे अपशब्द बोल दिए गए कि मेरे पिताजी को हर्ट हो गया। जो भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो लग जाती है, तो मेरे पिताजी ने जाना बंद कर दिया। उसका मैं मैसेज वगैरह करता था, रिप्लाई नहीं आता। तो जब जहाँ अपन की पिताजी की इज्जत नहीं है, अपन जाएंगे तो वो अलग इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने वहाँ से भी नहीं गया। फिर उसके अलावा मैंने थाने में आवेदन दिया था पहले, तो आवेदन लेने से मना कर दिया। हालांकि आवेदन में क्या लिखा था तुमने? आवेदन में ये लिखा गया था कि मेरी बिना मर्जी की, मेरी बिना परमिशन के, बिना कि मेरी अथॉरिटी के मेरी बच्ची को ले जा चुके हैं। ये मेरी बच्ची मुझे दिलाई जाए, जिससे मैं अपना जीवन व्यापम अच्छे से कर तो सकूं। उसको किसी ने लिया नहीं, यानी आवेदन आपके पास साइन कर आवेदन नहीं लिया तो कोई प्रकरण नहीं हुआ? कोई प्रकरण नहीं। मैंने ऑनलाइन करा था, एक एनजीओ है आज़ाद मिशन नाम से, उन्होंने मैंने उनको अपनी परेशानी बताई, तो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन दिया था जीमेल के माध्यम से। कौन चलाते हैं एनजीओ जिनके माध्यम से? ये है कोई साजन मांद्रे। ओके, उनने मदद करी? चलो बढ़िया। फिर उसके बाद में बाकी रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो दूसरा मोबाइल जो ख़राब हो चुका है उसमें रिकॉर्डिंग है। मैंने काफ़ी प्रयास करी, इनकी मौसी को भी फ़ोन लगाया। एक इनकी नानी थी, उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने तो अच्छा बोला कि ठीक है मैं करवाती हूँ, जितनी मदद हो सकती है, सब चीज़ें। लेकिन मौसी हुई, मामा हुए, ये लोग मेरे से बिल्कुल भी मतलब इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि मतलब वो गई, वाइफ गई, तो अब तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि मेरे पास मैसेज भी किए हैं मेरे साले साहब ने कि अब मुझे मतलब निधि थी जब तक तो इससे रिश्ता था, अब निधि नहीं है तो अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो मैंने कहा मेरी बच्ची मुझे दे दो, रिश्ता मत रखो। नेचुरल गार्जियन मैं हूँ, आप तो गार्जियन हो, और गार्जियन भी कब तक रहोगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं, बहुत डिप्रेशन में था। जो भी तुमने ऑनलाइन कंप्लेंट की थी उसके बाद क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी भी तरीके किसी भी। मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट करी, तो वहाँ से ये मतलब रिप्लाई में ये कर देते हैं कि इनका नंबर बंद है, जिसके कारण हम इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। कॉपी निकल जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से, कंप्लेंट नंबर डालने पे ही पता है? निकाल के देखा कि उसमें रिटर्न में क्या जवाब? यही लिखा हुआ है। 3-4 बार मतलब L1, L2, L3, L4, L5 भी होता है, जो भी होता है, सब में यही चीज़ें हैं कि आपका नंबर स्विच ऑफ है। ओके, तो उसमें कितने नंबर दिए हैं तुमने? घर परिवार के नंबर कितने हैं? तुम्हारी सासू माँ का, साले साहब का, किस किस का नंबर है उसमें? जो मैंने आवेदन दिया था उसमें मैंने आवेदन तो छोड़ ही दो, जब लिए ही नहीं थाने में किसी ने, नहीं किसको दिया था? उनका नाम पता है? मैंने तो नॉर्मल नाम देखा तुमने? जो मना भी कर रहे हैं उनसे तुमने पूछा कि इस पे लिख के ही दे दो? नहीं, तो वो ये कह रहे थे, उनका कहना ये है कि ये कोर्ट मैरिज मतलब कोर्ट से कस्टडी का मैटर है, ये थाने से शॉर्ट आउट नहीं होगा, कोर्ट में जाइए। अच्छा, मतलब कहीं भी जाके जैसे वो बच्चा उठा के ले गए वैसा बच्चा उठा के तुम भी ले आओ, तो कस्टडी का मैटर है ये? कस्टडी का मैटर बोले, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये फैमिली मैटर। हम लोग एक दूसरे के बच्चे उठा सकते हैं तो उसको हम कस्टडी के मैटर से ही निपटाएंगे, पुलिस में प्रकरण नहीं बनेगा। हाँ, आप थाने मत जाइए, आप कोर्ट जाइए। इसका यही मतलब हुआ ना, कोई अपने बच्चे को उठा के ले जाए तो उसके लिए हमें कस्टडी को जाना है, वैसे ही शायद हो सकता है उनको भी कस्टडी के लिए जाना हो। तो क्या करना है हमको? किसी से बात नहीं करनी, अपना बच्चा लेना है बस। ये ऐसी व्यवस्था हमको सिखा रही है। तो इस बात को बहुत बहुत ध्यान दें आप लोग कि प्रकरण दर्ज नहीं होगा। अब आप में बल बुद्धि काम करे आपकी तो अपना बच्चा स्वयं ले लो, उसके बाद सामने वाले को लड़ना है तो वो कस्टडी का केस लड़ लेगा। नहीं तो मेरा भी लंबे वक्त से कस्टडी का केस चल रहा है, जिसमें अभी तक यही आदेश नहीं हुए कि मैं मेरे बच्चे से मिल सकूं। जब तक ये आदेश होंगे ना कोई भी, तब तक बच्चा बाप को भूल चुका होगा। ऐसी व्यवस्था हमारे बीच में काम कर रही है। मेरी बच्ची जब गई थी तब वो घुटने भी नहीं चल सकती थी, क्योंकि 5 महीने की थी। अब वो चलने लगी, मैं उसको देख नहीं पाया। अब बोलने लगी, मैं देख नहीं पाया, मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया हूँ अभी तक। मैंने हालांकि बोला भी मैंने कि कम से कम मुझे रोज़ के 2 फोटो 1 वीडियो बना के भेज दिया करो, तो स्टार्टिंग में हाँ कर दिया, उसके बाद किसी ने कोई संपर्क नहीं। इंस्टाग्राम पे उन्होंने वो वीडियो डाली तो मैंने उनको बोला कि मुझे वीडियो भेज दो, तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम से ही ब्लॉक कर दिया। स्टेटस ना देख पाऊँ इसलिए व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया।
क्या करती हैं तुम्हारी सासू माँ? सासू माँ मेरी बीएचएल में है। क्या नाम है? डेजी दास। और साले साहब? साले साहब ट्रेवल्स का काम है उनका। क्या शुभ नाम है? विनीत कुमार दास। हालांकि 2 ही लोग हैं, बाकी फिर उनके साथ में फैमिली में मतलब मामा वगैरह रहते हैं आजू बाजू में। उसके बाद तुमने थाने में कभी कोई प्रयास वगैरह कुछ नहीं किए कि किए हैं? नहीं किया, उसके बाद नहीं किया। और सीएम हेल्पलाइन? सीएम हेल्पलाइन से कॉल आता है, कहता है निराकरण हो गया। मैंने कहा निराकरण हुआ, तो आप इसको बंद करवाना चाहते हैं? मैंने कहा नहीं बंद करवाना चाहते। तो ये बताओ कि चालू कहाँ है जो बंद होगा? वही चीज़ है। प्रकरण तुम्हारा दर्ज नहीं हुआ, कंप्लेंट आवेदन तुमसे ली नहीं गई, रिसीविंग तुम्हारे पास है नहीं, तो किसी भी तरीके से माना जाए तुम्हारे पास तुम्हारे लड़ने का अधिकार ही नहीं है, तुम उसमें कुछ भी नहीं और कर एफआईआर का बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं कि आप तो सीधे वहाँ पर जाइए, कोर्ट में जाके कर लीजिए, कोर्ट में जाइए। तो ये बात हम कोर्ट को साबित करनी पड़ेगी कि हम लोग आवेदन लेके धक्के खाते हैं, हम एक एफआईआर लेके घूमते रहते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट कोर्ट जाने की सलाह दी जाती है। एफआईआर तो दर्ज ही नहीं कर रहे, वो तो डैडी ये कह रहे हैं कि हमारे उसका नहीं है। आप तो मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है उस बारे में हमें नॉलेज ना हो, जानकार वो हैं, उनको जानकारी है, हम पहली बार पहुँचे, लेकिन हमें जितना पता चल रहा है अगर उतना ही सही है तो हमें सब काम कोर्ट से ही करवाने, थाने वाने नहीं जा सकते हम लोग, है ना, थाने में हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सही है दीपक। और इसकी वजह से क्या क्या झेला तुमने वो ज़रूर बताओ मुझे इतने समय में। वाइफ शांत हुई थी, बच्ची, वाइफ का गम अलग था, बच्ची का गम था। कम से कम 3-4 महीने काम ही नहीं किया मैंने, वर्किंग में काम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं करता हूँ जोमेटो में वर्किंग। गाड़ी चलाओ तो बच्ची की याद आती थी कि वाइफ वीडियो कॉल करती थी, इस टाइम पे बच्ची दिखाती थी, ये सब चीज़ मन ही नहीं लगा। धीरे 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 कुछ गलत आदतों में भी आ गया, ड्रिंक वगैरह करने लगा, मेंटल परेशान हुआ, प्रताड़नी हुई, बहुत सारी चीज़ ऐसी हुई। फिर अब जाके थोड़ा सेटल हुआ 2-3 महीने से, अच्छे रास्ते पे आया, सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे अब संभल रहे हैं, समझा रहे हैं अपने आप को। तो ये थी दीपक की स्टोरी। ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जो कभी किसी के सामने ही नहीं आती, बस घटना हो जाती हैं, और जिनके साथ होती हैं उनकी इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो जाके एक एफआईआर लिखवा सकें, आवेदनों पे सिग्नेचर ले सकें, या वो प्रश्न भी पूछ सकें किसी गलत बात के खिलाफ। इतने भी लोगों में हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाके विश्वास करें अपने आप पे या किसी सही बात के लिए लड़ाई लड़ सकें, क्योंकि एकमात्र थाना ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने के बाद आपसे बहुत ज़्यादा गर्मी सामने वाले में रहती है बात करने में। विनम्रता नाम की चीज़ अगर आपको थाने के अंदर किसी की तरफ से मिल जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसा मैंने पहले भी कहा था, नहीं तो सारी ताकत वहीं दिखाई जाती है। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए मेरे साथ, मुदित चौरसिया।